चालू करो। हेलो, हाउ आर यू? तो एग्जांपल्स वगैरह ट्राई कर लिया आप लोगों ने शीट के? अटेम्प्ट कर लिए होंगे सारे, डू योरसेल्फ, ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था 3 सेट्स के रिलेटेड जो फॉर्मूले थे कि एग्जैक्टली 1 इवेंट हैपन हो, एग्जैक्टली 2 इवेंट हैपन हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग, है ना? चलिए उसी में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 persons A, B and C independently fire at a target. Independently fire at a target. Suppose probability of A is 1/6, probability of B equal to probability of B A 1/6, probability of B 1/4, and probability of C 1/3. Denote their probabilities of hitting the target. Denote their probabilities of hitting the target. Hitting the target. First part. Find the probability that at least one of them hits the target. At least one of them hits the target. At least one of them hits the target. Second part. Find the probability that exactly one of them hits the target. Find the probability that exactly one of them hits the target. Third part. If the target is hit only once, if the target is hit only once, find the probability that it was the man A. Find the probability that it was the man A. It was the man A. 3 persons A, B and C independently fire at a target. हाँ, 3 पर्सन से A, B, C जो है एक टारगेट पर इंडिपेंडेंटली फायर करते हैं. A, B, C तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है. A टारगेट को हिट करे प्रोबेबिलिटी 1/6 है, B हिट करे प्रोबेबिलिटी 1/4 है, C हिट करे प्रोबेबिलिटी 1/3 है. ठीक है ना? अब इसमें पहला पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट. बस 3 में से कम एक पर्सन का टारगेट हिट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना? तो 3 पर्सन अगर टारगेट पर
निशाना लगाते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 डिफरेंट तरह की इवेंट्स हो सकती हैं, है ना। कैसे, देखिए ABC 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 ABC, है ना। तो 8 कैसे इवेंट हो सकते हैं, जैसे 3 वो इवेंट होंगे जिसमें एग्जैक्टली 1% टारगेट को हिट करेगा, 2 फेल हो जाएंगे, जैसे A हिट किया B और C फेल हो गया, B बार C बार, B ने हिट किया A और C फेल हो गए, C ने हिट किया A और B फेल हो गए। तो ये 3 वो इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 1% टारगेट को हिट कर रहा है, एग्जैक्टली 1% हिट्स द टारगेट, ठीक है ना। 3 एग्जैक्टली वो इवेंट होंगे जिसमें 2% टारगेट को हिट करेंगे और 1 फेल होगा। A और B ने हिट किया, C फेल हो गया, B और C ने हिट किया, A फेल हो गया, C और A ने हिट किया, B फेल हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 2% हिट्स द टारगेट। इसमें 2% टारगेट को हिट कर रहे हैं और एक ऐसी इवेंट होगी जिसमें 3% टारगेट को हिट करेंगे, ABC, है ना। ऑल 3 हिट्स द टारगेट। और एक ऐसी इवेंट होगी जिसमें तीनों में से किसी का भी टारगेट हिट नहीं होगा, नाइदर A नॉर B नॉर C, है ना। तो आउट ऑफ दीज 8 इवेंट्स अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो 8 में से जो पहली 7 केसेस हैं इसमें क्या हो रहा है, टारगेट हिट हो रहा है। इन 3 में 1% ने टारगेट हिट किया, इन 3 में 2 ने हिट किया और इसमें तीनों ने टारगेट हिट किया, है ना। तो इन तीनों में टारगेट हिट हो रहा है और इसमें टारगेट हिट नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पूछा था इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टारगेट हिट हो जाए, यानी कम से कम एक बंदा टारगेट को हिट करे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन 7 केसेस, 7 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाले और इनको ऐड कर ले, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा करें, इन 7 की प्रोबेबिलिटी निकालने से ज्यादा अच्छा है इसका निगेशन निकाले, यानी ये क्या ना हो, ऐसा ना हो कि 3% फेल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और इसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दें तो 7 केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जैसा आप एटलीस्ट 1 में आप पीएनसी में भी करते थे, पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो रिवर्स अप्रोच, है ना। तो फर्स्ट पार्ट की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे, नाइदर A नॉर B नॉर C। अच्छा, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाए, जब अपन ऐसे भी लिखते हैं अगर कोई साइन नहीं है तो उसको हम इंटरसेक्शन की तरह सपोज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, टारगेट को हिट करना इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। A अलग हिट कर रहा है, A ने टारगेट हिट किया नहीं किया, उसका B से कोई कनेक्शन नहीं है। और आप जानते हैं अगर A B C इंडिपेंडेंट है तो A बार B बार C बार ये सब इंडिपेंडेंट होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या आ जाएगा, A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। A बार प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब निगेशन ऑफ A 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार मींस B हिट ना करे 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार C हिट ना करे प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। और तो 1 माइनस 5/12, आई थिंक 1 माइनस 5/12 दैट इज 7/12, ये फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1% हिट द टारगेट। 3 में से एग्जैक्टली 1% का टारगेट हिट हो, तो वो अपन क्या करेंगे इस केस में, ये तीनों केस सेट कर देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC। A ने हिट किया, B और C फेल हुए, B ने हिट किया, A और C फेल हुए, C ने हिट किया, A और B फेल हुए। पहले 3 केसेस ऐड कर लेंगे। A ने हिट किया 1/6, B ने हिट नहीं किया 3/4, C ने नहीं किया 2/3, A ने हिट नहीं किया 5/6, B ने हिट किया 1/4 और C ने हिट नहीं किया 2/3, A ने हिट नहीं किया 5/6, B ने हिट नहीं किया 3/4 और C ने हिट कर दिया 1/3, है ना। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा, तो कैंसिल मत कीजिएगा, टाइम लग जाएगा। तो केवल एलसीएम ले लीजिए, 6 4 दा 24, 3 जा 72, आई थिंक डिनोमिनेटर में 72 मुझे दिख रहा है। न्यूमरेटर ऐड कर 3 2 जा 6 प्लस 10 16
प्लस 15, 16 प्लस 15 होता है 31, तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 31 ओवर 72, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट था, इफ द टारगेट इज हिट ओनली वंस, गिवन है कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक बार हिट हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो टारगेट हिट किसने किया हो, मैन ए ने किया हो, ठीक है ना। तो इवेंट हैपन हो चुकी है, उसके रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी ये इवेंट हैपन हो चुकी है ना, तो इसके रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये आप देखिए कहीं ना कहीं ये वेस्ट थ्योरम से रिलेटेड पार्ट है, वेस्ट थ्योरम अभी पढ़ी नहीं हम लोगों ने, वेस्ट थ्योरम हमने इससे पहले भी बात की थी आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी में। आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह से लीजिए, क्या है, हो चुका है, ये हो चुका है, ए ने हिट किया, बी और सी, बी ने हिट किया, ए और सी, फिर सी ने हिट किया, ए और बी को, ये हो चुका है। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इट वाज द मैन ए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो ऊपर तो वाली प्रोबेबिलिटी आएगी और नीचे तीनों केसेस का सम आ जाएगा, है ना। तो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी, तो ए हिट करे, बी और सी ना कर पाए, यानी ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, 1/6, 3/4, 2/3, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इन्हीं तीनों का सम आएगा, और इन तीनों का सम हमने कैलकुलेट कर रखा है 31/72, तो 3 2 जा 6 और 72 से 72 कैंसिल, 6/31, ठीक है ना। इसके रीजन को हमने ऊपर लिख दिया है। For the three events A, B and C, probability that exactly one of the events A or B occurs, probability that exactly one of the events B or C occurs, probability that exactly one of the event C or A occurs, ये तीनों सेम है, मतलब ये भी P है, ये वाली प्रोबेबिलिटी भी P है और ये प्रोबेबिलिटी भी P है, and probability of all the three events occur simultaneously, all the three events occur simultaneously, is P square. If A, B, C are exhaustive, then find the values of P. And find the values of P. ये क्वेश्चन है, देखिए सैंपल स्पेस वही तीन इवेंट्स हैं A, B and C, है ना, तीन इवेंट्स को हमने डिफाइन किया सैंपल स्पेस के। A और B में एग्जैक्टली एक इवेंट हैपन हो
वो P दे रखा है, B और C में भी एक एग्जैक्टली एक इवेंट हैपन वो भी P है, C और A में एक इवेंट हैपन वो भी P है। तो आप दो इवेंट A और B के बारे में बात करते हैं। जैसे A ये है, B A और B की में जब हम बात करें तो हम C की यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, वह ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। A और B पर केवल फोकस करना है। A या B में केवल एक इवेंट हैपन हो, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, इस रीजन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो यार यहाँ पर ये सीन क्या बन जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन, यानी ओनली है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला पूरा सर्कल ले लिया प्लस बी वाला पूरा सर्कल ले लिया माइनस इस कॉमन पार्ट को दो बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पी दे रखा है ना। और जैसा ए और बी के साथ है वैसा ही बी और सी के साथ है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब हम ए और बी की बात करेंगे तो हम सी पर कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली ए और बी की बात की गई है, ठीक है ना। बी और सी में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये भी पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी पी दे रखा है ना। एंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, खैर इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड कर लिया मैंने, ऐड कर लेंगे तो पी ए पी बी पी सारे दो दो बार आएंगे और ये भी दो दो बार आएगा, तो सिग्मा पी ए 2 का डिवाइड लगा दिया उधर माइनस सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनको ऐड किया 3p और 2 का डिवाइड लगा 3p/2, ठीक है बच्चों। अच्छा, ऑल द थ्री इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, इट मींस क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर दे रखी है। दो इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट कर लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन और एक ये इन्फॉर्मेशन। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, इवेंट्स ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब इसके बियॉन्ड सैंपल स्पेस में कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं, यानी इन तीनों में कैपेसिटी है पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट करने की, है ना। एग्जॉस्टिव की आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्लोली सब कुछ पढ़ाया गया आपको। Probability of A union B union C equals to 1. This is the definition of exhaustive event. Exhaustive मतलब A union B union C क्या होगा, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला आपने लर्न कर ही रखा है, सिग्मा पी ए माइनस सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 1, ऐसा वन दे रखा है। सिग्मा पी ए माइनस दिस, इस पूरे पार्ट की वैल्यू है अपने पास 3p/2 प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन है प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2p स्क्वायर प्लस 3p, 2p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करना 2 to the 4, तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 4p माइनस p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2p कॉमन ले लीजिए, p प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, p प्लस 2, p प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती नहीं है तो ये 0 होगा नहीं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई p इक्वल्स टू हाफ, सिर्फ और सिर्फ p की एक की वैल्यू आ रही है, दैट इज हाफ, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ रहा है, चलिए मूव करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसे दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना हो, चेक करना हो, तो ये अपने पास आइडिया है, आइडिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इनटू पीबी, ठीक है, यहाँ से चेक हो जाता है। अब बात ये है कि अगर सपोज करो 3 इवेंट हो, 4 इवेंट हो, फिर n इवेंट्स हो और उनको चेक करना वो इंडिपेंडेंट है नहीं, तो क्या मैथमेटिकल टूल है अपने पास, है ना। तो स्टार मार्क डाल के आप लिख सकते हैं, स्टार मार्क, three events A, B, C
will be independent if they are number first pairwise independent, second mutually independent, तीन इवेंट्स है ए बी सी, उनको मैं इंडिपेंडेंट तभी बोलूंगा जब उन तीनों इवेंट में दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हो। वो पेयर वाइज लिया जाए तो भी इंडिपेंडेंट हो और ओवरऑल लिया जाए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी हो, है ना। दैट इज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब तीन इवेंट है, पेयर वाइज लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी PB into PC, probability of C intersection A PC into PA, है ना। तो ये तीनों कंडीशन अगर होल्ड करती है किसी तीन इवेंट में तो हम लोग बोलेंगे वो तीनों इवेंट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। अगर ये तीनों होल्ड करती है इंप्लाइज इवेंट्स A B C आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी इंटू पीसी, है ना। तो अगर मैं इसको कंडीशन 1 बोलूं इन तीनों के, इसको कंडीशन 2 बोलूं, तो तीन इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट तभी बोलेंगे जब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो। दोनों एक साथ सेटिस्फाई होंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि इवेंट एबीसी इंडिपेंडेंट है। लेकिन इन केस तीन इवेंट एबीसी ऐसी हो कि ये पहली कंडीशन, पहली का मतलब ये वाली तीनों पार्ट, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। अगर यस या नो में पूछा जाए कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं तो हम लोग बोलेंगे नो, इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब ये और ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो। अरे बस समझ में। उस केस हम ये बोल सकते हैं इवेंट्स आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। इफ नोट करके लाइन भी लिख देते हैं, इफ इवेंट A, B, C are such that only condition 1 is satisfied, केवल पहली सेटिस्फाई होती है दूसरी सेटिस्फाई नहीं होती है, then events are only pairwise independent, only pairwise independent, but independent में यस अनु पूछा जाए हम लोग बोलेंगे नॉट इंडिपेंडेंट, बट नॉट इंडिपेंडेंट। अरे बस हमने तो तीन इवेंट को तो ऐसे कर लेंगे। इन केस 4 इवेंट दिया जाए और पूछा जाए, वैसे दिया तो कभी नहीं जाता लेकिन आपको आइडिया पता होना चाहिए, 4 इवेंट्स इंडिपेंडेंट चेक करना तो हम लोग पहले 2-2 को चेक करेंगे, फिर 3-3 को, फिर 4 को। 5 इवेंट गिवन है तो पहले 2-2 को, फिर 3-3 को, फिर 4-4 को, फिर 5 को। इन केस अगर n इवेंट्स है A1 A2 up to AN और उनको चेक करना हो इंडिपेंडेंट है नहीं, देन हाउ मेनी कंडीशन दैट वी हैव टू प्रूव, पहले 2-2 का, फिर 3-3 का, 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का अप टू n का। यानी 2-2 के कितने केस बनेंगे, NC2 कंडीशंस आएंगे, 3-3 NC3, 4-4 में NC4 अप टू सो ऑन, सारी एक साथ। यानी इतनी कंडीशंस आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। एंड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 raised to n, but there are 2 binomial coefficient which are missing, NC0 and NC1, NC0 and NC1, that is number of conditions will be 2 raised to the power n minus n minus 1। यानी n इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए आपको इतनी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं, एक सैंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं।
A fair coin is tossed 2 times. A fair coin is tossed 2 times. 2 times, and 3 events ABC are defined as A. Head occurring on first toss. Head occurring on first toss. B. Head occurring on second toss. C. Head occurring on exactly 1 toss. Head occurring on exactly 1 toss. Check. Check whether the events A, B, C are independent or not. आपको चेक करना ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है ना। एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया है और इवेंट ABC डिफाइन किए। ए इवेंट है हेड अकरिंग ऑन सेकंड टॉस। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं। अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो ऑब्वियस सैंपल स्पेस है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं। और इसमें इवेंट ए मैंने डिफाइन की हेड अकरिंग ऑन द फर्स्ट टॉस। हेड फर्स्ट टॉस पे अपीयर हो, यानी HH और HT, ये ए के एलिमेंट्स हो गए। इवेंट बी में क्या आएगा, हेड अकरिंग ऑन द सेकंड टॉस, यानी HH एंड TH। सी इवेंट है हेड अकरिंग ऑन एग्जैक्टली 1 टॉस, यानी HT एंड TH, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है नहीं। तो पहले तो हम पेयर वाइज चेक करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी की बात किया जाए, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/4, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/4, ये भी 1/2। ए बी सी तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट इज PA इंटू PB, ये प्रूफ हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट दिखता है क्या, यस TH, ये पार्ट कॉमन है ना। तो ये भी 1/4, एक एलिमेंट कॉमन है 1/4, इसको लिख सकते PB इंटू PC। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में कुछ कॉमन है क्या, हेड अकरिंग ऑन फर्स्ट टॉस है, इसमें एग्जैक्टली 1 टॉस है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट ये कॉमन आ जाएगा, PA इंटू PC, है ना। तो यार ये पेयर वाइज तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो हम बोलेंगे ही इनको, लेकिन ओवरऑल इंडिपेंडेंट हम तब बोलेंगे जब ये चौथी कंडीशन जो थी, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वाली, वो भी सेटिस्फाई हो रही हो। तो आप ये चेक करिए, ABC तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, तीनों में कॉमन, आई थिंक तीनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक में बोला गया फर्स्ट में हेड चाहिए, एक में बोला गया सेकंड में हेड चाहिए, है ना, और इसमें बोला गया एग्जैक्टली एक में हेड चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके 2 एलिमेंट अगर इनमें कोई इधर मैच करता तो इसमें मैच नहीं करेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है तीनों में हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी एंड दिस इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB इंटू PC, ये इस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब हो गया कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि इसको पेयर वाइज तो सेटिस्फाई करती है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इट मींस दैट इवेंट्स आर ओनली पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना। तो कमेंट लिख देंगे, आप लिख दीजिएगा इवेंट्स आर ओनली पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना। और इंडिपेंडेंट हमने पेयर वाइज का पूछा, हमने ये पूछा इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो, नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तभी बोलेंगे जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तभी इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर एक भी फेल होती है तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इसको हम बर्नौली ट्रायल्स भी बोलते हैं। बर्नौली ट्रायल्स, देखिए क्या है स्टेटमेंट इसका। If P, Q denotes the probabilities of success and failure of an event A in a single trial, then the probability that the event will happen exactly R times out of n then the probability that the event will happen exactly R times out of n independent trials is NCR P to the power R Q to the power n minus R। क्वेश्चन ये है कि E कोई इवेंट है और सिंगल ट्रायल में उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है। सिंगल ट्रायल का मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, 2 डाइस को थ्रो किया और सक्सेस की इवेंट E को डिफाइन किया सम 8 आना। तो सम 8 कितने तरह से आ सकता है, आई थिंक 5 तरह से आ सकता है, 2 6 से लेकर 6 2 तक, है ना। तो 2 डाइस को थ्रो किया, इवेंट डिफाइन कर दिए, उन पर सम 8 आना। तो इसमें सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/36 और सम 8 ना आने यानी P की वैल्यू 5/36 और Q आ जाएगा 31/36। तो P और Q मैंने निकाल लिया सिंगल ट्रायल से। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने 2 डाइस को 8 टाइम्स 8 बार थ्रो किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 5 टाइम्स उन पर सम 8 आया हो, यानी n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी एक्सपेरिमेंट कितनी बार आपने रिपीट किया है।
और R का मतलब होता है आप कितनी सक्सेस चाहते हो। मैंने 2 डाइस को 8 बार थ्रो किया और सक्सेस कितनी बार चाहिए, 5 अटेम्प्ट में सक्सेस चाहिए, 5 ट्रायल्स चाहिए जिसमें मुझे सक्सेस मिले। तो सबसे पहले क्या था, ट्रायल सिलेक्शन। एन में से वो R ट्रायल सेलेक्ट करो जिसमें आप सक्सेस चाहते हो। तो ट्रायल सिलेक्शन कितने तरह से होगा, NCR, है ना। अब ट्रायल सेलेक्ट कर लिए, अब एक बार जीतने की प्रोबेबिलिटी है P, 2 बार जीतने की प्रोबेबिलिटी P इंटू P, P स्क्वायर, 3 बार जीतना P इंटू P इंटू P, P पावर 3। ये हमें R ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए, तो P इंटू P इंटू P R टाइम, तो क्या आ जाएगा, P रेज़ टू द पावर R। और अगर n में से R ट्रायल्स में मुझे सक्सेस चाहिए, इट मींस रिमेनिंग n माइनस R ट्रायल्स में हारना है ना। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, Q, और कितने अटेम्प्ट में मेरे को हारना है, n माइनस R टाइम, तो Q इंटू Q इंटू Q, n माइनस R टाइम्स। तो NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R। और जो भी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन बनाया था आपको कि 2 डाइस वाला एक्सपेरिमेंट था, सम 8 आने को सक्सेस बोला था, 8 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 5 ट्रायल में सक्सेस चाहिए, तो 8 में से पहले वो 5 ट्रायल सेलेक्ट कर लिए, 8C5, है ना। कितनी बार जीतना चाहते हैं, 5 बार, तो P की पावर 5 आ जाएगा, और 5 बार जीता नहीं, 3 बार हारना है, Q की पावर 3, और P की वैल्यू P और Q कहाँ से निकालेंगे, सिंगल ट्रायल से निकालेंगे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, P और Q हमेशा कहाँ से निकालते हैं, इन अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको बर्नौली ट्रायल इसलिए बोलते हैं यार कि इस टर्म को आप अगर देख रहे हैं तो आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ उससे रिलेट हो रहा है। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज R plus 1 term in the expansion of Q plus P raised to the power n, which is R plus 1 term in the expansion of ठीक है। आप इसको एक्सपेंड कीजिए तो देखिए आपको सारी प्रोबेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, Q plus P raised to the power n। पहला होता है NC0 Q raised to the power n, NC1 into P Q की पावर n minus 1, NC2 P square Q की पावर n minus 2, जनरल टर्म NCR P to the power R Q to the power n minus R plus up to so on NCN P raised to the power n। तो NC0 Q raised to the power n, तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आप n ट्रायल्स लेते हैं तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई NC0 Q raised to the power 1। ये क्या आ जाएगा, NC1 P की पावर 1 Q to the power n minus 1, 1 सक्सेस, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये R सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और ये सारी सक्सेस यानी n सक्सेस। और इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल आ रहा है, Q plus P raised to the power n। और आप जानते हैं P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है, P plus Q की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। आगे बात समझ में। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है, ऑब्वियस ही बात है 1 ही आएगा। या तो आपको 0 सक्सेस मिलेगी, आप एक्सपेरिमेंट को 5 ट्रायल लेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, या फिर 5। तो इन सभी का सम हमेशा 1 आएगा। अब आपसे इसमें कुछ पार्ट पूछा जाता है कि 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, एग्जैक्टली 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, कम से कम 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटमोस्ट 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो जो जो पूछा जाता है वो अपन निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। और इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए यानी ये टोटल अमाउंट 1 है, ये टोटल अमाउंट 1 में से कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको, कुछ इसको, कुछ इसको, कुछ इसको, यानी इन सभी पार्ट्स का सम मिलाकर 1 हो रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी कुछ इस रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एन में पढ़ेंगे हम लोग इसको। इसको बोलते हैं वही बीपीडी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। A pair of dice is thrown 6 times. A pair of dice
is thrown six times, getting a doublet is considered as success. Getting a doublet is considered as success. Getting a doublet is considered as success. Compute the probability of first part, no success. Second part, exactly one success. Third part, at least one success. Fourth part, at most one success. ये क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, दो डाइस को हमने 6 टाइम्स थ्रो किया है, ठीक है ना, और सक्सेस की डेफिनेशन है डबलेट आना। डबलेट समझ रहे हैं, डबलेट में दोनों डाइस पर सेम नंबर आना, 1 1 2 2 3 3, जो हमने सैंपल स्पेस दिखाया था उसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 अप टू 6 6, इसको डबलेट बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पी और क्यू डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी और क्यू हमेशा सिंगल ट्रायल से डिफाइन किया जाता है। ये जो हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो डबलेट कितने तरह से आ सकता है, 6 मैनर से आउट ऑफ 36। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/36, दैट इज 1/6। पी 1/6 है तो क्यू क्या आ जाएगा, 5/6। पी और क्यू हमने डिफाइन कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट के ट्रायल कितने लिए, 6 ट्रायल्स लिए, यानी n6 दे रखा है। अब पहले पार्ट की डिमांड है नो सक्सेस, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, नो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, तो 6C0 इंटू क्यू टू दी पावर 6, यानी हर ट्रायल में हारना है। ये फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड पार्ट में पूछा एग्जैक्टली वन सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, तो 6 बार आपने 6 टाइम्स रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को और आप एक ट्रायल में विन करना चाहते हैं, एक ट्रायल में जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले 6 में से वो एक ट्रायल सेलेक्ट करो जिसमें सक्सेस चाहिए, ट्रायल सिलेक्शन 61। एक बार जीतना है, जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और हारने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, बाकी पांचों ट्रायल में हारना है आपको, तो 5/6 की पावर 5, ये एग्जैक्टली वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड पार्ट, एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब है तो एक सक्सेस मिले या फिर 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड करना है, एटलीस्ट वन सक्सेस, है ना। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप पहले से ही फैमिलियर है, एटलीस्ट वन के केस हम लोग रिवर्स अप्रोच लगाते हैं, यानी क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हर ट्रायल में हम लोग हार रहे हैं, यानी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो हमें तो एक भी सक्सेस नहीं मिली, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने पहले से निकाल रखी है, तो इसी को 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी 5/6 की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट वन सक्सेस, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस मिले, ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस का मतलब है तो 0 सक्सेस या फिर 1 सक्सेस, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन सक्सेस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, ये तो एक भी सक्सेस ना मिले या फिर एक सक्सेस मिले। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये रही, 1 सक्सेस ये रही, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 6C0 5/6 की पावर 6 प्लस 6C1 इंटू 1/6
इंटू 5/6 रेज टू द पावर 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a hurdle race a man has to clear 9 hurdles a man has to clear 9 hurdles. Probability that he clears a hurdle probability that he clears a hurdle probability that he clears a hurdle is 2/3 is 2/3, and the probability that he knocks down the hurdle is 1/3 is 1/3. Find the probability that he knocks down less than 2 hurdles. ये क्वेश्चन है। In hurdle race, a man has to clear 9 hurdles. Probability that he clears a hurdle race. Hurdle race समझते होंगे, ऑब्स्टिकल लगे होते हैं, है ना, उसको क्लियर करना होता है। तो 9 हर्डल्स हैं, किसी भी हर्डल को स्मूथली क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन द हर्डल, यानी हर्डल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, स्मूथली क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन लेस देन 2 हर्डल, यानी 2 से कम हर्डल में हिट किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 से कम हर्डल में हिट किया हो, यानी या तो सारे स्मूथली क्लियर किए हो या फिर 9 में से किसी एक हर्डल में पेनाल्टी हुई हो, एक हर्डल में हिट हुआ हो, है ना। तो अगर हम हर्डल को हिट करने को सक्सेस की तरह ट्रीट करें तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/3, हिट ना करने यानी स्मूथली क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, क्या अपन क्या चाहते हैं, लेस देन 2 हर्डल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस। इसका क्या है, तो सारे के सारे स्मूथली क्लियर कर लिए हो, स्मूथली क्लियर करने 9C0 और स्मूथली क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। इवन 9 में से किसी एक हर्डल में हिट किया हो तो पहले 9 में से मैं वो एक हर्डल सेलेक्ट करूंगा जहां पर हिट करना है, 9C1 इंटू एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, स्मूथली क्लियर नहीं किया और बाकी सभी को स्मूथली क्लियर कर लिया, 2/3 raised to the power 8। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑर्डिनरी सा।
a man takes a step forward or backward. Forward or backward, the probability that he takes a step forward is 0.4. Find the probability that at the end of 11 steps he is one step away from the starting point. Is one step away from the starting point. ये क्वेश्चन है. तो आपसे बोला गया एक मैन है, या तो स्टेप फॉरवर्ड लेता है या फिर बैकवर्ड लेता है. ड्रंकर्ड है मतलब शराबी है, या तो आगे स्टेप लेगा या फिर पीछे स्टेप लेगा. फॉरवर्ड स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो इट मींस बैकवर्ड स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.6. ठीक है ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, यानी 11 स्टेप्स लेने के बाद ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक स्टेप दूर होना चाहिए. हमने टोटल इस स्टेज में कितने स्टेप्स लिए 11. हम ये चाहते हैं कि जैसे दिस वन इज माय स्टार्टिंग लाइन, दिस वन है ना, नीचे अगर दिख नहीं रहा होगा फील कीजिए, और मैं ऐसे स्टेप ले रहा हूँ 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, है ना. और स्टेप आगे भी ले सकता हूँ, किसी भी मोमेंट में आगे भी ले सकता हूँ, पीछे, जैसे एक 2 स्टेप आगे लिया, फिर एक 2 पीछे ले लिया, फिर एक और पीछे ले लिया, फिर एक आगे ले लिया, फिर एक पीछे लिया, फिर एक आगे लिया, समथिंग लाइक दैट. 11 स्टेप में टोटल चल रहा हूँ, और इस बात के चांसेस निकालने हैं कि 11 स्टेप लेने के बाद जो स्टार्टिंग लाइन थी उससे या तो एक स्टेप आगे जर्नी एंड हो या फिर उससे एक स्टेप पीछे हो. तो स्टार्टिंग लाइन के एक स्टेप आगे तब होगी जर्नी जब हमने 6 फॉरवर्ड स्टेप ली हो और 6 फॉरवर्ड ले, एक बैकवर्ड, 5 बैकवर्ड ले ले, तो एक स्टेप आगे जर्नी एंड होगी और एक स्टेप पीछे जर्नी एंड करना है. इसका मतलब 6 हमने टोटल में से 6 स्टेप हमने बैकवर्ड ली हो और 5 फॉरवर्ड, है ना. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड हो तो एक स्टेप आगे जर्नी एंड होगी, या फिर ऐसा हो और 5 फॉरवर्ड हो और 6 बैकवर्ड, तो एक स्टेप पीछे जर्नी एंड होगी. प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. चलिए फॉरवर्ड स्टेप लेने, 11 में से 6 फॉरवर्ड स्टेप लेना चाहता हूं, तो 11 में से पहले वो 6 स्टेप सेलेक्ट करिए जहां पर आपको फॉरवर्ड मूव करना है, तो स्टेप सिलेक्शन हो गया, है ना. और फॉरवर्ड स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो 0.4 रेज़ टू द पावर 6 इनटू, अब बैकवर्ड लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6, और कितनी बार बैकवर्ड स्टेप लेना 5 टाइम्स, है ना. अब इसमें 5 फॉरवर्ड लेना 6 बैकवर्ड लेना, तो पहले 11 में से वो 5 स्टेप सेलेक्ट कर लो. 11C5 स्टेप सेलेक्ट हो गई, उन पर हमने फॉरवर्ड लेना है, तो 0.4 की पावर 5 आ जाएगा, बाकी 6 में बैकवर्ड लेना है, तो इसकी पावर 6. तो सिंपल आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये. आई थिंक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. Next question. A coin is
twice as likely to lend heads as tails. Full stop. In a sequence of five independent trials, in a sequence of five independent trials, find the probability that the third head occurs on the fifth toss. Third head occurs on the fifth toss. A coin is twice as likely to lend heads as tails. मतलब एक बायस्ड कॉइन है जिसमें हेड और टेल का रेशियो दे रखा है, यानी हेड आने के चांसेस डबल है एज कंपेयर टू टेल्स, है ना। तो हेड इज टू टेल का रेशियो 2:1 है, तो इस बायस्ड कॉइन को टॉस करें तो उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन, इन ए सीक्वेंस ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स find the probability that the third head occurs on the fifth toss. यानी इस कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया, इस बायस्ड कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि थर्ड हेड जो है वो फिफ्थ टॉस पर आए। यानी जब मैं फिफ्थ टॉस करूं 1 2 3 4 5, यानी इस 5 टॉस में, यानी मेरे को क्या बोला गया, थर्ड हेड अकर्स ऑन द फिफ्थ टॉस, यानी 5वें टॉस में तीसरी बार हेड आना चाहिए। 5वें टॉस पे तीसरी बार हेड आने का मतलब फिफ्थ टॉस पे तो हेड आ ही रहा है, इसके साथ ही साथ इन 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट में हेड आ रहा है और 2 में टेल आ रहा है, यानी ये थर्ड, यानी हेड आने को हम सक्सेस की तरह काउंट करें तो थर्ड सक्सेस फिफ्थ अटेम्प्ट में चाहिए। तो फिफ्थ अटेम्प्ट में थर्ड सक्सेस का मतलब पहले जो 4 हमने ट्रायल्स लिए इनमें से 2 में सक्सेस और 2 में फेलियर। आ रही बात समझ में? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पहले इन 4 में से वो 2 ट्रायल मैं सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे सक्सेस चाहिए। ट्रायल सेलेक्ट हो गया, सपोज करो ये और ये, इन पे सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 2/3 हेड आना, 2/3 का स्क्वायर, है ना, और 2 में हारना है, टेल आना है 1/3 का स्क्वायर। ये तो पहले 4 ट्रायल्स का इवेंट हो गया। अब फिफ्थ में तो मुझे सक्सेस चाहिए, बोला थर्ड हेड अकर्स ऑन द फिफ्थ, यानी इस वाले ट्रायल में, इसमें मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, इस पर तो मुझे 100% सक्सेस ही चाहिए, तो इस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ये मैंने मल्टीप्लाई किया फिफ्थ अटेम्प्ट का, फिफ्थ जो ट्रायल लिया है, ठीक है ना। Last question. A fair coin is tossed a fair coin is tossed 10 times and the outcomes are listed. And the outcomes are listed. Let EI
be the event, let ei be the event, let ei be the event that the ith outcome is ahead. Ith outcome is ahead, and em be the event that the list contains exactly m heads. List contains exactly m heads if ei and em are independent. If ei and em are independent, then m is equal to m is equal to ये क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. A fair coin is tossed 10 times. एक coin को मैं 10 बार टॉस किया है and outcomes are listed. EI be the event that the ith outcome is ahead. यानी EI एक इवेंट है such that कि ith outcome जो है वो head आए. And EM be the event that the list contains exactly m head. दो इवेंट हमने डिफाइन. कॉइन को 10 बार टॉस किया है ना, और जो आउटकम्स है, जो रिजल्ट्स आए, उसके हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है. EI इवेंट है कि आयत आउटकम हेड आने को हम सक्सेस माने, तो आयत अटेम्प्ट में, आयत आउटकम में तो मुझे सक्सेस ही चाहिए. और EM का मतलब है जो मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया, एक्सपेरिमेंट किया है, तो 10 में से हमें m ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए. 10 में से m ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए. अगर हम ये चाहते हैं कि EI और EM इंडिपेंडेंट हो, तो बताइए m की वैल्यू क्या है इफ EI एंड EM आर इंडिपेंडेंट. तो एक सिंपल सी एक ऑर्डिनरी लेवल की प्रॉब्लम है. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI. EI मतलब आयत अटेम्प्ट में सक्सेस चाहिए. तो आयत अटेम्प्ट जो होगा उसके प्रीवियस अटेम्प्ट से और उसके बाद वाले अटेम्प्ट सभी से इंडिपेंडेंट होगा. किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, कॉइन का एक्सपेरिमेंट है, हाफ होगी, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ EM. EM का मतलब क्या हुआ, हमने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया है और मुझे m सक्सेस चाहिए. 10 ट्रायल्स में से m ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए. तो ट्रायल सिलेक्शन 10 CM और m बार जीतना. कॉइन का एक्सपेरिमेंट है तो सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है. तो 10 में से m ट्रायल्स में जीतना है तो हाफ रेज टू द पावर m, और बाकी ट्रायल्स में हारना है 10 माइनस m. तो इन दोनों का सिंगल स्ट्रोक में लिख दो. जीतना हारना इक्वल है तो इसको डायरेक्टली इतना ही लिख देना चाहिए था, ठीक है ना. तो ये EI आ गया, ये EM. बस एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, इस पर बात करनी है. यहां पर स्टूडेंट फंसते हैं. EI इंटरसेक्शन EM कैसे निकालेंगे. EI इंटरसेक्शन EM का मतलब हुआ 10 ट्रायल्स में से मेरे को m ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए, 10 में से m सक्सेस चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट जो आयत अटेम्प्ट है उसमें सक्सेस ही चाहिए. उसमें ऐसा ना हो, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए. मतलब 10 में से मैं सपोज करो m की वैल्यू 6 है तो 10 में से 6 बार जीतना है, लेकिन एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट है 4th, यानी 4th अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस ही चाहिए. तो इस तरह से हो गया, यानी टोटल m सक्सेस चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सक्सेस रिक्वायर्ड है. तो उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हुई हाफ, है ना. अब कितने अटेम्प्ट बचे, 9. सक्सेस कितनी और चाहिए, टोटल m चाहिए, तो एक सक्सेस पहले ही मिल गई, तो m-1, 9cm-1 इंटू 9 ट्रायल्स जीतना हारना बराबर इंटू हाफ रेज टू द पावर 9. फाइनली इसको लिख सकते हैं 9cm-1 इंटू हाफ रेज टू द पावर 10, है ना. तीनों कंपोनेंट निकाल लिए. इवेंट EI और EM कैसे इंडिपेंडेंट है, तो लिख देंगे सिंस इवेंट्स EI and EM are independent, this implies probability of their
joint occurrence equal to product of their individual occurrence। तो joint occurrence की probability आपके पास है 9cm-1, probability of EI is half, probability of EM is 10cm, half raised to the power 10। तो हाफ रेज टू दी पावर 10 तो कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा, एक थ्योरम पढ़ते थे हम लोग बाइनोमियल में, बाइनोमियल कोफिशिएंट के दोनों स्क्रिप्ट को अगर रिड्यूस करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज, हाफ एज इट इज, ये पढ़ते ना फॉर्मूला यार, 10/m इनटू एक रिड्यूस कर दीजिए, ये पड़ा होगा NCR इक्वल टू होता था N/R इंटू N-1 CR-1 10/m, है ना। तो आई थिंक इससे ये कैंसिल हो गया, m की वैल्यू मेरे को दिख गई 5 आ गई, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से ये वाला पार्ट एंड हो गया। अगली क्लास हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेज थ्योरम, है ना। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का आपका होमवर्क है, प्रोबेबिलिटी की शीट में पार्ट 4 कर लीजिएगा, है ना। और जो एक्सरसाइज आपकी 2 है, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15, ये होमवर्क है आपका। कितना कर लीजिएगा।